हम नमस्ते प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। राम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। चरण स्पर्श गुरु जी। खूब आशीर्वाद। खूब आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम लोग इमोशन को कैसे समझें और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी समझेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। ध्यानात्मक आसन में बैठ करके पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। अब हम लोग थोड़ा कपालभाति करके शुरुआत करते हैं। कपालभाति। कपालभाति आप कर रहे हैं। सौ से 150 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति। कपालभाति के अंत में हम लोग महाबंध लगाएंगे। महाबंध जैसे मैंने सिखाया था, आप श्वास को बाहर छोड़िए। ठुड्डी को कॉलर बोन पे लगाइए, चिन को कॉलर बोन में लगाइए, इसे जालंधर बंद कहते हैं। नाभि को खींचिए अपनी रीढ़ की तरफ, जिसे हम उद्यान बंद कहते हैं। और पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचिए, जिसे हम मूल बंद कहते हैं। तीनों बंद लगाइए। और जब श्वास लेने की इच्छा है तो आप तीनों बंधों को खोलते हुए श्वास ले लीजिए। कपालभाति के बाद हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए विष्णु मुद्रा लगा लीजिए। बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से आप सांस लेंगे। चंद्र नाड़ी कहते हैं उसको।
लेफ्ट साइड को चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो लेफ्ट साइड से आप श्वास लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और राइट साइड से छोड़ेंगे। हर बार आप चंद्र नाड़ी से श्वास लेंगे, लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करेंगे, इनहेलेशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, होल्ड फॉर अ व्हाइल और दाहिनी तरफ से सांस छोड़ेंगे। सबसे पहले श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया लंबी कीजिए। यानी जितना श्वास आप लेते हैं जितना समय में, उससे दुगने समय में श्वास छोड़िए। कुंभक की प्रक्रिया को भी आप लंबा और लंबा करते जाइए। ये रेशियो 1:1:2। आप लंबा कुंभक रोक सकते हैं तो 1:2:2। उससे भी लंबा श्वास रोक सकते हैं तो 1:3:2। और जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है 1:4:2। ज्यादा लंबा सांस रोकें। श्वास लेने में जितना समय लगाते हैं उसके 4 गुना समय सांस रोकिए और 2 गुना समय श्वास छोड़िए। अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें। अगर आप जरूरत से ज्यादा सांस रोकेंगे तो श्वास छोड़ने में जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए रिदम बनाए रखिए। अगर आप सांस ढंग से छोड़ेंगे नहीं तो लेने में भी दिक्कत होगी, इसीलिए रिदम बनाए रखें। आराम आराम से श्वास लें, शरीर बिल्कुल स्थिर। लंबा गहरा कुंभक करें। और आप दाईं तरफ से, राइट साइड से सांस छोड़ दें। दो राउंड और कीजिए, 2 more राउंड्स। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे। दोनों कानों को आप अंगूठे से बंद करते हुए अपनी बाकी उंगलियों को सहस्रार के पास रखिए।
Make this round as a last round. इस राउंड को आखिरी राउंड बनाइए। महसूस कीजिए अपने सहस्रार को। अब अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। वहां एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र और शांति पाठ साथ में करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आप अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज हम लोग पुनः समझने की कोशिश करेंगे अपने भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, और हम लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। जो हमारे इंपल्सिव रिएक्शंस हैं उसको हम लोग और थोड़ा समझते हैं। हमने कल आपको बताया था कि कॉन्शियस सेंसेशन जब आप सजगता से अनुभव करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट के प्रति आपकी फीलिंग होती है, आप रुक करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उत्तर देते वक्त आप ध्यान रखते हैं। वहीं जो लोग बस जल्दबाजी में प्रतिक्रिया कर देते हैं उनके साथ ये परेशानी होती है कि वो बहुत जल्दी आवेगपूर्ण उत्तर दे देते हैं। उनका उत्तर बहुत इंपल्सिव रिएक्शन होता है। वो बिना एग्जामिन किए, बिना सोचे समझे उत्तर देते हैं। ऐसे लोग कोई बिना पॉज लिए वो इतने हाजिर जवाब होते हैं कि वो अवेयरनेस को भूल जाते हैं और अपने भाव में बह करके उत्तर दे देते हैं। ऐसे लोग भावना से चालित होते हैं। दे आर ड्रिवन बाय इम्पल्स अलोन और अक्सर बाद में पछतावे में उतरते हैं, often followed by regret। इसलिए प्रतिक्रिया देना एक कला है जिसको हम रिस्पॉन्ड कहते हैं।
इसको आज हम सीखेंगे कि हम कैसे प्रतिक्रियाएं करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, इमोशनल मैच्योरिटी, आप इमोशनल, बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत भावुक इंसान हूं, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं, और वो इमोशनल इंसान उनको कहते हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं हर बात में। भावनाओं में बहना इमोशनल नहीं होता है। भावनाएं देखो सबको है, जानवरों में भी है। आपको क्या लगता है जानवरों में भावना नहीं है? अपने बंदर, जो बंदरी होती है, उनको देखा है अपने बच्चे को कैसे पेट से चिपका के रखते हैं, कितना ख्याल करते हैं। मैंने देखा एक बार एक छोटा बंदर का बच्चा ट्रैफिक में कुचल गया। वो बंदरी, उसकी माता वहीं ट्रैफिक पे बैठी रही, मरे हुए बच्चे को लेके बैठी रही, और कोई एक दो घंटे नहीं, सुबह से शाम तक बैठी रही। बाकी बंदर कभी भीड़ लगाते थे, कभी चले जाते थे, ट्रैफिक जाम रहा, ट्रैफिक वालों ने रूट चेंज कर दिया। आप क्या कहते हैं कि बंदरों में भावनाएं नहीं होती है? कुत्तों में नहीं होती है? सभी जानवरों में भावनाएं, सब में है। भावनाएं सब में होती है। ये कहना बड़ा आसान है कि हम बड़े भावुक हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों को, अपने जो इम्पल्स रिएक्शन को छुपाने के लिए कह देते हैं कि हम बड़े भावुक हैं। आप समझो इसको। भावना का मतलब भावना में बहना नहीं है। भावना सबको है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, छोटे छोटे बच्चों को भावनाएं बहुत भरी भरी होती है। इंसानियत इसी में है कि आप में ये इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है। आप जितने इमोशनल मैच्योर है, आप उतने बेहतर इंसान हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपने भीतर की इमोशंस को पहचानिए। जब भी कोई इमोशन आपके भीतर आता है, चाहे प्रेम का आए, क्रोध का आए, ईर्ष्या का आए, जलस का आए, कोई भी भावना आए, समझिए भगवती का आशीर्वाद मिल गया आपको। सबसे पहले तो उसको आशीर्वाद मानिए, उसको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इमोशन को। कोई बात नहीं ईर्ष्या का भाव आया तो, कोई बात नहीं घृणा का भाव आया तो, कोई बात नहीं क्रोध का भाव आया तो, कोई बात नहीं कि अगर आपके अंदर में प्रेम यदि कोई पॉजिटिव नेगेटिव, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए उसको। कोई सेल्फ जजमेंट मत कीजिए कि मैं बड़ा बुरा हूं, मेरे अंदर किसी के प्रति घृणा आ रहा है, मैं बड़ा बुरा हूं, मैं किसी के प्रति ईर्ष्या आ रहा है। आने दीजिए, वो आ रहा है तो स्वीकारिए उसको, उसको पहचानिए, उसको लेबल दीजिए कि भाई मैं क्रोधित हो रहा हूं, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मेरे अंदर क्रोध के भाव जग रहे हैं। अब भागिए मत उसमें, बहिए मत उसमें, न भागिए न बहिए, उसको पहचानिए, उसको स्वीकार कीजिए, उसको समझिए कि अगर क्रोध आपके अंदर आ रहा है तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये इमोशंस क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। बहुत लोग जब इमोशंस में बहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कुछ भी बोलते हैं, और बाद में सबको ढक देते हैं कि भाई साहब मैं इमोशनल हो गया था। इमोशनल होना आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती है इमोशंस में बह जाना। तो आप अपने इमोशंस जब आए तो उसको समझिए कि इमोशंस क्या कम्युनिकेट कर रहा है। आप अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर भावुक लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, भावना में बह जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। 99% केस में ऐसा होता है, आप मान के चलो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। थोड़ा सा आप रुकिए, ठहरिए, उस इमोशंस, उस भगवती को प्रणाम तो कीजिए। अरे इमोशंस भगवती है, माँ है वो,
वो शक्ति है, चाहे वो पॉजिटिव रूप में प्रकट हो या नेगेटिव रूप में प्रकट हो, चाहे गौरी के रूप में प्रकट हो या काली के रूप में प्रकट हो। समझ रहे हैं बात को? वो माता गौरी हो या माता काली हो, उनको आप प्रणाम तो कीजिए। उस ऊर्जा को, उस गर्माहट को, वो जो किसी बात से आपके अंदर जो भी भावनाएं प्रकट हुई है, उसको एक साक्षी की तरह देखिए, एक दृष्टा भाव की तरह देखिए। आपका व्यवहार संतुलित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। आप हमेशा अपने बात, जब भी भावना आए तो सजग हो जाइए कि अब माता आ गई मेरे ऊपर, अब मुझे बहुत अच्छे से व्यवहार करना है, अब मां मेरे साथ है, अभी तक मैं अकेला था, अब मां काली आ गई है, मां दुर्गा आ गई है, मां चंडी सब आ गई है। अब जब माता आ गई है तो हमारा व्यवहार थोड़ा बदलना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। हर भावना जब आपके भीतर आती है तो समझो आपको कुछ सिखा के जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भावना आए आपको सिखा के ना जाए। माता आती है तो सिखा के जाती है कुछ। लर्न फ्रॉम इट। आपके इन अनुभवों में बहुत सारा ग्रोथ, आपका विकास छिपा हुआ है, आपका डेवलपमेंट छिपा हुआ है। आप क्या करते हो? आप उसको बहा देते हो। परमात्मा ने आपको अमृत दिया, अमृत आपने बहा दिया। ये इमोशंस अमृत है, प्रसाद है, आपकी मनुष्यता का प्रसाद है। उस अमृत को आप यूं ही मत बहाओ। उससे, उस अमृत को पी के देवत्व के में प्रवेश कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, रूपांतरित हो जाओ। अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी ना बने, आपकी भावनाएं आपकी ताकत बने। अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाओ, तो आप समझे जाएंगे कि आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। मैंने आपको कल बताया था कि भावनाएं, अगर आप उसको निखारते हैं, आप मिच्योर बनते हैं, तो क्या क्या लाभ है। आपके संबंध बेहतर होंगे। देखो, पुरुष की तुलना में स्त्रियों को यह आशीर्वाद ज्यादा है कि वो भावनात्मक है। स्त्रियां तुलनात्मक ज्यादा भावनाओं को ग्राह्य करती हैं, अपने ऊपर लेती हैं। इसीलिए हम एक स्त्री में अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को बहुत भावनात्मक रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन स्त्रियों को ख्याल रखना चाहिए कि भावना उनकी विचौर हो। कई बार मैंने देखा है कि हम अपने बच्चियों को ये बात सिखा नहीं पाते हैं, और हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पुरुष ऐसा नहीं करते, लेकिन चूंकि स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से ये वरदान ज्यादा है, ये अमृत ज्यादा है। स्वाभाविक रूप से उनमें मातृत्व है, उनमें ममत्व है। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके पैदा होती है। जिस घर में स्त्री पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है, आप मानो वो मां की कृपा है। मां ने अपने कोई रूप लेके पैदा लिया है। और लेकिन हम गार्जियन को चाहिए कि उसके अंदर वो संस्कार डालें जिससे वो अपने भीतर के इमोशंस को परिपक्व बनाए। हमें सिखाना होगा अपनी बहन को, अपनी बेटी को
अपनी पत्नी को कि हम अपने भावनाओं को कैसे निखार सकते हैं। इसके लिए हम पुरुषों को भी बदलना होगा। हो सकता है तुलनात्मक रूप से कम हो, लेकिन इमोशंस पुरुषों में भी है। ये आपके रिलेशन को सुंदर बनाता है। इमोशंस होते ही हैं रिलेशन को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन जब आप उसमें बहते हैं और जब आप उसमें साक्षी भाव को छोड़ देते हैं, तो वो निकल जाता है, वो बह के वो अमृत चूक जाता है। हम क्यों नहीं ले पाते हैं उस वक्त संतुलित निर्णय? हम उस वक्त संयम में क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या वजह है कि भावनाएं असंतुलित है? क्योंकि हम उसको फील नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। मां के प्यार को अनुभव कीजिए, फील कीजिए। जब मां का आशीर्वाद, जब कोई भी भावना पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव आ रही है, तो उसको महसूस कीजिए। उस एहसास को पूरे शरीर में, मन में, प्राण में फील कीजिए उसको। और कुछ भी बुरा नहीं है। आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव है, वो इमोशन डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, नेगेटिव, आप एक बार फील करके देखो ना, उसमें मां का आशीर्वाद दिखेगा आपको। ये आपकी बेहतरी के लिए होता है, आपकी डेवलपमेंट के लिए होता है। हम जब कोई कोई भाव आता है तो बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं। हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, और सोचते मिच्योरिटी के वे में नहीं है, परिपक्वता के दिशा में नहीं सोचते, उस भाव को बहाने की दिशा में सोचते। आप याद करो वो मोमेंट जब आप कभी इससे पहले भावुक हुए हो। ऐसा तो नहीं है हर दिन कोई ना कभी आपको भावना तो चढ़ती ही होगी। आप याद करो कल परसों नरसों जब आप भावुक हुए हो, तो आपने क्या किया है? जरा सोचो, 2 मिनट सोच के देखो आपने क्या किया। क्या भावना के संबंध में विचार करके खोते खोते भावनाओं को बहा दिए? देखो, बहुत सारे विचार आएंगे, आप भावुक होंगे, जेलस होंगे, आप हो सकता है कि घृणा से भरेंगे, गुस्से से भरेंगे, प्रेम से भरेंगे। तो क्या हो रहा है? आप उसके विषय में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, दिमाग चल रहा है, तो आप बह रहे हैं, बह रहे हैं। ये सोचना ना आपकी भावनाओं को बहाना शुरू कर देता है। आप क्रिटिकल थिंकिंग, आप लगातार सोचने में ओवर थिंकिंग, क्रिटिकल नहीं, ओवर थिंकिंग में उतर जाते हो। क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए जबकि, लेकिन आप ओवर थिंकिंग में उतर जाते हो। आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो, और जितना सोचते हो उतना भावुक। आपका सोचना और आपका भावना एकदम कदम ताल करने लगता है। सोच सोच के आंसू टपक रहे हैं। नहीं नहीं, रुक जाओ, ठहरो। सोचना नहीं, उसको महसूस करना। फिर से मैं उसी गाना को दोहराता हूं जो, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो। न जानिए कौन सा गाना, मुझे गाना का पूरा याद भी नहीं है, पर ये लाइन जो है मेरे बहुत अच्छी लगी। सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो। उसको महसूस करो, इस एहसास को आप अपने फील में लाओ। देखो कैसे भगवती आपके भीतर वर्क कर रही है। उसको स्वीकार करो, उसको फील करो। आंखें बंद कर लो थोड़ी देर। क्रोध आता है, आंखें बंद कर लो। उस क्रोध को अपने छाती में, अपने दिल में महसूस करो। प्यार आता है, तुरंत बोल मत दो, तुरंत आई लव यू मत बोल दो। प्यार आ रहा है, आंखें बंद कर लो, उसको महसूस करो अपने छाती में। गुस्सा आ रहा है, तुरंत बोल मत दो, चिल्ला मत दो। आंख बंद करके उसको एहसास करो, उसको फील करो अपने छाती में।
ईर्ष्या हो रहा है, घृणा हो रहा है, उसको फील करो अपनी छाती में, फील इट। आपका हृदय का स्पंदन कैसा है, आपका बॉडी टेम्परेचर कैसा है, क्या हो रहा है भीतर, भारीपन, हल्कापन, जितने भी प्राण के अनुभव है सारे प्राण को फील कर लो, महसूस करो, भगवती को प्रणाम करो, भाव से भर जाओ उस टॉपिक के लिए, नहीं जिस टॉपिक पे गुस्सा आ रहा है। उस टॉपिक पे सोचोगे तो फिर वो विचार के साथ बह जाओगे। उस फीलिंग को देखो, वो टॉपिक मान लो तुम्हें गुस्सा आया, किसी ने आपको गलत शब्द कह दिया, अपमानित कर दिया, आप अगर वो शब्द पे जाओगे कि फलाने मेरे को अपमानजनक शब्द बोले हैं, तो आप बह जाओगे। वो शब्दों में मत जाओ, शब्द के पीछे जो आपके अंदर जो हो रहा है, जो कुछ जो फील हो रही है, उस फील पे जाओ, वो ऊर्जा में जाओ, उस ऊर्जा को महसूस करो। तब आप देखेंगे कि आप प्रतिक्रिया कम करेंगे। अरे ये तो आशीर्वाद है भगवती का कि आप में आ गया। भाव से भर जाइए भगवती के लिए। या देवी सर्वभूतेषु क्रोध रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्रोध आते ही ये मंत्र बोल दो, भगवती को प्रणाम कर लो, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। आपकी ये भावनाएं आपको अत्यंत शक्तिशाली बना देगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने शक्तिशाली इंसान हैं। आपके अंदर ये भावनाएं आपको कितना ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। और इसलिए हम कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों के मामले में ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो वरदान लेके पैदा होती है। जिस घर में स्त्रियां पैदा लड़की पैदा होती है, आप समझो भगवती ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए स्त्रियां पुरुषों की तुलना में 9 गुना, 9 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। आंकड़े कहते हैं, हमारे वेद के वैदिक गणित कहता है कि पुरुषों की तुलना में 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि उनके अंदर भावनाएं 9 गुना ज्यादा होती हैं। इस रहस्य को समझो। आप अगर अपने इमोशंस को मिच्योर करते हो, तो आपकी बातचीत कितनी शानदार हो जाएगी। एक स्ट्रांग लीडर अपनी बुद्धि से लीडर नहीं बनता है, याद रखना। कोई भी आदमी अपने आईक्यू से लीडर नहीं बनता है, वो अपनी भावनाओं से बनता है। जिसके भाव जितने सुदृढ़ होते हैं, वो घर का मुखिया बन जाता है, समाज का मुखिया बन जाता है, कंपनी का लीडर बन जाता है। तो आप मिच्योर होंगे तो आपके अंदर एक डीप सेल्फ अवेयरनेस, डीप सेल्फ लव, डीप सेल्फ एस्टीम पैदा होगा। आप खुद से प्यार करने लगेंगे, क्योंकि ये भावनाएं मां भगवती का रूप है। अब हम स्वयं का डेवलपमेंट, यानी अपने इमोशंस को मिच्योर कैसे करेंगे, उसके मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा। ये इमोशंस कैसे आपको रूपांतरित कर देती है, उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है अवेयरनेस। वो बार बार मैं उस फीलिंग को कह रहा हूं, उस महसूस, उस ऐसा, सिर्फ एहसास है, वो इस एहसास को महसूस करो। मत जाओ क्या वर्ड, क्या सोर्स, क्या था वो वर्ड, क्या था वो शब्द, क्या था, उसको अपने भीतर महसूस करो। व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, इन द बॉडी, इन द माइंड, बीनीथ द सरफेस। ये भावनाएं कैसे उठ रही है, कहां से कहां जा रही, किन चक्रों से होते हुए यात्रा कर रही है। When did this emotion arise? Was it triggered by someone specific? वो ट्रिगर्ड पॉइंट को पकड़ो। जिस ट्रिगर पॉइंट से आप, मान लो किसी अपमानजनक शब्द से आप क्रुद्ध हो गए, उस शब्द को पकड़ो और वो शब्द ट्रिगर हुआ आपको,
उस शब्द के लिए आभार व्यक्त करो, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो, कृतज्ञ हो कि आपने, इस शब्द ने मेरे अंदर माता को जगा दिया, मेरी मां भीतर जागृत हो गई। वो शब्द के लिए नफरत करने की जरूरत नहीं है, उस शब्द को पकड़ो। ये क्या है, ये कौन से शब्द हैं, ये कौन से ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं। आप देखोगे यही शब्द आपकी परीक्षा है, यही शब्द आपका विकास है। जो शब्द आपको कमजोर करते हैं, वास्तव में वही शब्द आपको शक्तिशाली बनाते हैं। बड़ा गूढ़ विज्ञान है, इसको समझना अच्छे से। क्यों ऐसा, क्या छिपा है इस शब्द में जो आपको डरा दिया? क्या कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई अंडरलाइंग नीड है? वो शब्द जो आपको भावुक कर दे रहा है, यानी वो शब्द महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो कौन से शब्द है जो आपको भावुक कर रहा है? उन शब्दों को, उस आगे पीछे उसका जांच पड़ताल करो, एनालिसिस करो, एनालाइज करो। इसके पीछे कौन सा डर, अपेक्षा या जरूरत छिपी हुई है? कैन आई ऑब्जर्व दिस इमोशन विदाउट इमीडिएटली एक्टिंग ऑन इट? क्या मैं एक निरपेक्ष साक्षी भाव में आ सकता हूं, आ सकती हूं? उस शब्द को आप जांच पड़ताल करेंगे, उस मोमेंट के आगे पीछे भावनाएं, जहां से शक्ति का स्रोत जो है, जो शक्ति को उत्पन्न कर रहा है, उसके प्रति क्या आप साक्षी हो सकते हैं? क्योंकि वहीं से प्रतिक्रिया निकलती है। इमो आप थॉट्स में बहने की बजाय आप जांच पड़ताल में लग जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उस वक्त ओवर थिंकिंग में मत जाओ, थॉट्स में मत जाओ। अभी क्या करते हो आप? मान लो आपके पतिदेव ने कुछ कह दिया, आपकी पत्नी ने कुछ कह दिया, कोई ऐसी कड़वी कमेंट्स मार दिया, है ना, कटाक्ष कर दिया, व्यंग कर दिया। आप दुखी हो गए, आप क्रुद्ध हो गए। जब ये क्रोध का भाव आया, ये क्रोध का भाव आया, आप उस कटाक्ष और उस व्यंग को और उसके आगे पीछे के प्रति सजग बनिए। होता क्या है कि जब ये आपको आता है, तो आप पिछले सारे दुखों को याद करते हो। हाँ, उन्होंने 4 दिन पहले भी बोला था, 1 महीने पहले भी हमारी इसी बात पे लड़ाई हुई थी, सन 1872 में भी ऐसा हुआ था। वो सारी घटनाएं आपको याद आएगी। और जब जब आप दुखी हुए हो, वो तब तब आएगा। और यही नहीं, एक बार मेरा फ्रेंड भी हमको ऐसे ही दुखी किया था, एक बार मेरे चाचा ने भी हमको ऐसे ही कमेंट किया था। ना जाने उससे संबंधित सारे विचार जो है आएंगे आपको, आप ओवर थिंकिंग में उतरोगे कि पता नहीं मैं इनके साथ ठीक से रह पाऊंगी नहीं पाऊंगी, मुझे तलाक ले लेना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, ये तो मेरे बच्चे हैं जिसकी वजह से मैं इनके साथ हूं। उसके बाद जो ये सब जो थॉट्स आ रहा है, ये आप इमोशन को बर्बाद कर दिए। जो प्यारा सा इमोशन आपके अंदर, जो भगवती ने जो कृपा की थी, ये इस तरह के भूत भविष्य का थॉट लेकर आपने खराब कर दिया। उसमें भूत भविष्य में मत जाइए, पास्ट और फ्यूचर मत जाइए। पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस बकवास को छोड़िए। प्रेजेंट मोमेंट पे आइए, कम इन प्रेजेंट मोमेंट। इस क्षण में क्या हो रहा है, यहां पे खड़े होइए। आप में भगवती प्रकट हुई है, इस मोमेंट पे आइए। क्यों जा रहे हो पास्ट में क्या हुआ था, क्यों जा रहे हो फ्यूचर में क्या होगा? आप सोच के देखो, जब भी आप बहे हो, ओवर थिंक किए हो, इमेच्योर बिहेवियर किए हो, प्रतिक्रिया किए हो, आप पास्ट या फ्यूचर गए हो कि नहीं गए हो?
जरा सोच के बताओ। मैं आपको कुछ सेकंड्स का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोच के बताओ, हाँ या नहीं में मेरे को चैट करके उत्तर बताओ। जब ऐसा मौका आया है तब आप पास्ट या फ्यूचर में गए कि नहीं गए, हमको आप चैट में हाँ या नहीं करके लिख के बताओ, यस और नो। हाँ बिल्कुल यस, आपके उत्तर आने शुरू हो गए, बिल्कुल बिल्कुल यस। बिल्कुल। आप सीखो, यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। दिस इज द मिस्टेक व्हाट यू आर डूइंग। यहां रुक जाओ, मत जाओ फ्यूचर में और मत जाओ पास्ट में, प्रेजेंट मोमेंट पे आओ। आपको क्रोध आ रहा है ये महत्वपूर्ण है, किस बात से और उसका पिछले 10 जन्मों में क्या संबंध है, भूल जाओ उस बात को। आगे क्या होगा भूल जाओ, मत मत लाओ। बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, ऑब्जर्व करो, साक्षी बनो, देखो कि भगवती आ रही है, उस मोमेंट को फील करो। अब क्या करो उसके बाद, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने करना है उसको लेबलिंग, उसका नाम देना, उसका नाम दो। ठीक है, बुरा लग रहा है, जैसे आप क्लियर हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है भीतर, उसको कहो, क्या ये दुख है, इज इट दिस ग्रीफ, इज दिस डिसअपॉइंटमेंट, क्या ये निराशा है, इज इट फियर, क्या ये डर है, इज दिस ह्यूमिलिएशन, क्या ये अपमान है। ये फीलिंग को आप पहचानो, उसको रिकॉग्नाइज करो, है ना। जब बुरा लग रहा है तो सोचो, क्या बुरा लगने से आपको क्या फर्क पड़ा, दुख हो रहा है, बहुत परेशान है तो क्या ये निराशा है, बहुत गुस्सा है क्यों, क्योंकि कोई अपमान है, ये ठीक नहीं हो रहा है, क्या कोई भय है। भावनाएं आपको सीधे, दुखद भावनाएं आपको सीधे कहेंगे भाई अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, रोना शुरू। छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल का बच्चा आपके सामने, पापा अच्छा नहीं लग रहा है, अरे पूछो उसे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चा बेटा क्या अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ही आप अपने मन से पूछो, मूव बियॉन्ड व्हाट आई फील बैड, आई से, तुम कहते हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई फील बैड, वहां से लेबलिंग करना शुरू, अपने आप से प्रश्न पूछो कि भाई मेरी आत्मा तेरे को क्या अच्छा नहीं लग रहा है, हे मेरा शरीर आपको ऐसा क्या है, बुरा लग रहा है, क्या दुख है, क्या ये दुख है, इज इट ग्रीफ। आपका अंदर से अंतर्मन कहेगा नहीं मैं बहुत परेशान हूं, क्या तुम बहुत निराश हो, नहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या तुम भयभीत हो, नहीं मैं बहुत गुस्से में हूं, क्या किसी ने अपमान किया, ये क्या ये अपमान है। तो दुख भय निराशा अपमान, आप उसको अंडरलाइन करो, उसको उसको नाम दो, एक्सेप्ट करो, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मैं अपमानित हूं, हाँ मैं निराश हूं, हाँ मैं भयभीत हूं। जैसे ही ये शब्द देना शुरू करोगे ना, वैसे ही आपकी चेतना काम करना शुरू हो जाएगी। चेतना अनक्लियर है एक्चुअली, चेतना कभी नहीं समझ पाती इमोशंस को, जब तक कि आप क्लियर नहीं है, जब तक कि आप साक्षी भाव में नहीं है, जब तक कि आप ऑब्जर्वेंट नहीं है। मेक इट क्लियर कि हो क्या रहा है। ज्यादातर लोग भावुक होते हैं, उनको पता ही नहीं है ढंग से। एक बार क्या हुआ कि प्रेमिका ने कुछ कह दिया प्रेमी को, किसी बात पे उसको ध्यान ना रहा होगा, किसी बात पे कुछ कह दिया, प्रेमी को बुरा लग गया। लेकिन चलो,
ये बात आई गई हो गई। लेकिन प्रेमिका जब उससे मिलती है तो कहती है कि मैंने ऐसी बात कही कि तुम्हें दुख हुआ। प्रेमी कहता अच्छा ठीक है, चलो बात को अब जाने देते हैं। लेकिन अब प्रेमिका रोने लगी कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा, मैंने ऐसा इसलिए बोला, वैसा इसलिए बोला। इधर प्रेमी अच्छा भाई जाने दो ना, हो गया सो हो गया। पता चला कि अब प्रेमी उसको मना रहा है कि भैया मान जाओगे। मैं कान पकड़ के 4 बार उठक बैठक लगा लेता हूं। भाई क्या कर रहे हो आप? ठीक है, जिसने कोई गलत स्टेटमेंट दिया अब उसे मनाए। मेरी छोटी बिटिया है आशी, जब वो किसी बात से उसको लगता था कि मैं गलत हूं, हो सकता है वो सुन भी रही होगी मेरे इस लेक्चर को, तो मेरे डांटने से पहले ही वो रोने लगती थी। उसको पता लगता था कि हाँ पापा गुस्सा होंगे, उसने गलत काम करा है, वो पहले ही रोना शुरू। अच्छा, उसको वैसे रोता हुआ देख के किस पिता का दिल नहीं पसीज जाएगा? तो उसको रोते हुए देख के तो अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हो गई गलती तो कोई बात नहीं। अब हमको डबल मेहनत करना पड़ा उसको चुप कराने के लिए, 2-4 चॉकलेट खरीद के लाना पड़ा, आइसक्रीम ऑर्डर करना पड़ा भाई। देखो ये होता है कि नहीं होता है बताओ, सबके घर घर की बात। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप लेबल करो, भावना को नाम दो, नेम द इमोशन। प्रतिक्रिया करने से पहले थोड़ा रुके, थोड़ा आप ठहरो, थोड़ा पॉज लो। Between stimulus and response, there is a space. In that space is real power. यही आपका रियल पावर है। ये जो स्पेस है ना, वो ट्रिगर हुआ, कुछ स्टिमुलेट हुआ और आपने रिस्पॉन्स किया। इसके बीच का स्पेस ही रियल शक्ति है। जब आप शक्ति साधना करते हो, रिस्पॉन्स कर ही दिया तो फिर कर ही दिया, फिर आपने सिद्ध कर दिया कि आप इमेच्योर है। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया करने से पहले और ट्रिगर होने के बाद ये जो बीच का समय है, in that space is our power to choose our response। वो जो क्षण है वो सेकंड का हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का हो सकता है, मिनट का हो सकता है। रुको, वही सबसे शक्तिशाली, वही आराधना साधना उपासना का समय है, वही शक्ति साधना है। उस समय डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, गिव योर सेल्फ अ मोमेंट बिफोर एनी वर्ड और एनी एक्शन। ठहर जाओ, रुक जाओ, श्वास लो, ब्रीद इन। One conscious breath can interrupt the automatic reactive loop and restore choice। आप एक गहरे लूप, एक विस्कस सर्किल में हो, एक ऑटोमेटिक रिएक्टिव लूप में हो, आपने आदतन डेवलप कर लिया है वो चीज, आपको पता ही नहीं, बचपन से आपने वो लूप डेवलप कर लिया, वो रिएक्टिव लूप डेवलप कर लिया, वो अपने आप ऑटोमेटाइज हो जाता है, वो डिफॉल्ट सिस्टम बना लिया आपने एक। तो जब आप वहां पे पॉज मारते हैं, थोड़ा श्वास लेते हैं, रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप नोटिस करते हैं अपने इमोशन को, बॉडी के सेंसेशंस को देखते हैं। जज मत करो, ना सामने वाले को ना खुद को। डू नॉट जज, बस महसूस करो। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। उत्तर तब दो जब आप संतुलित हो, जब आपका गुस्सा शांत हो जाए, कंट्रोल में हो जाए, तब तक उत्तर मत दो। बेहतर है मौन होना, अनाप शनाप बोलने से बेहतर है मौन होना। आपको पता नहीं, आप गुस्से में अनाप शनाप बोल देते हो और आपकी पत्नी वही लिख लेती है, डेट एंड टाइम उसको याद हो जाता है। हाँ 1972 में आपने
बाजार जाने से पहले बरगद के पेड़ के नीचे बोला था ये लाइन, उसको याद है, वो नोटेड है। तो आप तुरंत स्पिट आउट मत करो, आप तुरंत बोल मत दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। उसी प्रकार से जो अगला है, उसको उस मौन का, उस शांति का सम्मान करना चाहिए। मानो आप में से एक चुप होके बैठ गया, मन को शांत करने लगा, ऑब्जर्व करने लगा, अगला उंगली करना शुरू। इतना कुछ होने के बाद आप चुप बैठे हैं, आप शांत कैसे हो सकते हो? कुछ तो बोलो, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा। अरे भाई, रुको, ठहरो, बेचारे को मनन करने दो। बेचारे को ऑब्जर्व करने दो। आप कुरेद कुरेद रहे हो, उंगली लगा रहे हो, नहीं कुछ तो बोलिए आप, ऐसे चुप चुप ये क्या है, ऐसे ऐसे। और बेचारे ने कुछ बोल दिया, अगर अगर उन्होंने कुछ ऐसा बिना समझे उल्टे समझे रिएक्शन कर दिया, तब तो आपके हाथ में हथियार आ गया। आपने ऐसा बोला कैसे? अरे भाई, उसको मौन रहने देते, उसको चुप रहने देते। आपने उगलवा लिया, और आप जो है, आपको हथियार मिल गया। तो ऐसा मत करो। जब आप अपने संबंधियों को सिखाओ कि भावनाएं आती हैं, तो उसको साइलेंस में स्वीकार किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अपने बच्चों को सिखाओ कि भावनाएं जब चढ़े तो बोलो मत, स्टॉप, मौन लाओ, मौन लाओ, साइलेंस हो जाओ, चुप हो जाओ, भावनाओं का सम्मान करो, आदर करो। मत बोलो, नहीं बोलोगे तो बहुत अनाप शनाप से बच जाओगे, और आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर होगी। कई बार श्वास बड़ा सशक्त माध्यम होता है। जब आप श्वास पे, आपको मान लो इतने गुस्से में है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहता हूं कि आपको अपने हृदय पे ध्यान देना चाहिए। हृदय सबसे बढ़िया है। द टॉप थिंग इज फोकस ऑन योर हार्ट और हार्ट स्पेस। आप अगर हृदय और हृदय स्थान पे सजग होते हो, प्राण का सबसे, भावना का जो अनुभव होगा प्राण में, वही होगा। मान लो इतना ज्यादा उस वक्त आपके अंदर भाव आ रहा है कि आप वहां भी नहीं पहुंच पा रहे, आप हृदय क्षेत्र में घुस ही नहीं पा रहे हो, ऐसा भी होता है। तो अपने सांसों को पकड़ो। श्वास एक सशक्त माध्यम है। हल्का श्वास को धीमा करो, श्वास के प्रति सजग बनो। ये आपकी नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, ये एक्टिवेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो कि रेस्पॉन्स का, रेस्ट एंड डाइजेस्ट का कारण बनता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो जो हार्मोन्स को जो वो छोड़ता है, वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का है। तो अगर आप हृदय क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हो, तो आप श्वास को पकड़ लो, श्वास में गिनती करो, काउंट करो। 4 की गिनती में श्वास लो, 6 की गिनती में श्वास छोड़ो, या दुगना छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। मैं तो कहूंगा कि 4 की गिनती में लेते हो तो 8 की गिनती में छोड़ो, 10 की गिनती में लेते हो तो 20 की गिनती में सांस छोड़ो। सबसे बेस्ट है इफ यू मेक एक्सलेशन डबल। और प्राणायाम में यही मैं सिखा भी रहा हूं। आप देखेंगे कि आपकी भावनाएं बदलने लगेंगी। लिसन टू योर बॉडी, अपने शरीर को सुनो। भावनाएं जो है वो शरीर में दिखती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। द बॉडी मिरर्स एवरी इमोशन, इट स्पीक्स बिफोर द माइंड डज। बॉडी इतना जल्दी एक्ट करती है, उतना मन में नहीं कर पाता है। इतना मन में विचार भी, जब तक आप विचारों को बना करके मन को आप कोई चीज डेवलप करते हो, उससे पहले बॉडी में रिएक्शन हो जाता है। बॉडी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्ट करती है।
जब क्रोध आता है तो आपको गर्माहट महसूस होता है, जबड़े में तनाव महसूस होता है, सीने में दबाव महसूस होता है। जब आपको भय होता है तो आप सिकुड़ते हो, पेट में सिकुड़न होता है, सांस रुकता है, कान के नीचे एक ठंडापन फील होता है। दुख होता है तो आपको भारीपन महसूस होता है, गले में गांठ बन जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है, आंसू बहने लगती है। प्रेम होता है तो आप एक खुलापन महसूस करते हो, एक गर्माहट, एक लाइटनेस, एक हल्कापन महसूस करते हो, सांस हल्के हो जाते हैं। शांति को महसूस करते हो तो बॉडी सेटल्ड हो जाता है, गहरा श्वास हो जाता है, आपके मसल्स जो है वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। आप एक सुरक्षित अभिव्यक्ति, जिसको कहते हैं कि दबाव नहीं, एक मिडिल पाथ है, हेल्दी कॉन्सियस एक्सप्रेशन। ये आपके मेच्योरिटी का, इमोशनल मेच्योरिटी का कोर स्किल है। आप संवाद करो। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लिए तो आप बहुत प्यार से संवाद करो, बुद्धि तार्किक संवाद करो, जर्नलिंग राइटिंग करो। संवाद नहीं कर सकते हो तो आप कुछ बातों को लिखो। बहुत अच्छी, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है, गिटार, सितार, हारमोनियम, तबला, ढोलक, या कोई राग रागड़ी गाना आता है। उसमें एक्सप्रेस करो अपनी भावना को। उससे बेहतरीन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब आप भाव में आते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, उसको स्पंदन के द्वारा उसको महसूस करो। आपको मैं कल भावातीत ध्यान सिखाऊंगा। भाव ध्यान और भावातीत ध्यान, ये कल मैं सिखाऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमोशंस के टाइम में भाव ध्यान और भावातीत ध्यान कर सकते हो। अपनी बातों को शेयर करो, है ना। जब आप मन शांत हो जाए, जब, तो चर्चा करो। हमेशा गिल्ट में मत उतरो। ज्यादातर हम लोग आत्मवंचना में उतर आते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं। तो दोषी ठहराना भी उतना ही पाप है अपने आप को, जितना तुम दूसरों को दोषी ठहराते हो। ऐसा नहीं है कि स्वयं को दोषी ठहराना अच्छा है, दूसरे को गलत है। ये सोशल एथिक्स हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है, है ना। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मैंने, मुझे ये भावना कैसे आया, कैसे ट्रिगर्ड हुआ, उन ट्रिगर पॉइंट्स के पीछे जाओ, है ना। तो आप जब स्वयं से प्यार करेंगे तो आपके भीतर आत्म करुणा होगी। अपनी संवेदना को करुणा में बदलिए। सेंसिटिविटी को आप चेंज कीजिए कंपैशन में। सेंसिटिविटी becomes strength when guided wisely. The art of transforming feeling into compassionate action. अपनी संवेदना को दिशा दीजिए, एम्पैथी को करुणा में बदलिए। आप हील करेंगे अपने आप को और दूसरों को। अच्छे हीलर वही होते हैं जिसमें कंपैशन है, करुणा है, जो संवेदना को करुणा में बदलना जानता है। वही लोग हीलर हो जाते हैं। उनका साथ होना ही हीलिंग है। वो हीलिंग को, रेकी हीलिंग, हीलिंग जानते हो ना हो, लेकिन आप उनके साथ होंगे तो हील हो जाएंगे। सेंसिटिविटी becomes strength when guided wisely. जब मैं इमोशनल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं तो अगर कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप दबा, अपने आप को दबा लो, सह लो, अपने आप को सप्रेस कर लो, तो आप गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं आपसे सप्रेस होने के लिए नहीं कह रहा। मैं क्लैरिटी की बात कर रहा हूं, मैं कंपैशन की बात कर रहा हूं, मैं समझ की बात कर रहा हूं, मैं साक्षी भाव की बात कर रहा हूं, मैं लेबलिंग की बात कर रहा हूं।
आप मत समझो कि मैं तुम्हें सहने के लिए कह रहा हूं। संयम का मतलब सहना नहीं होता है। संतोष का मतलब संयम सहना नहीं होता है। हम सहने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप उसको दबा दो अपने भीतर, दुखी होते रहो, उसको सप्रेस कर लो। मैं सप्रेशन के पक्ष में नहीं हूं। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के पक्ष में हूं। मैं सब्लिमेशन के पक्ष में हूं। आप अपनी भावना के प्रति ऑब्जर्वर बनिए। भावना और आप एक नहीं है। यू आर नॉट योर इमोशंस। आप भावना के प्रति साक्षी बनिए। दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग। बिकम ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन इमोशंस। आप एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए कि आज मुझे किस बात ने प्रभावित किया, व्हाट अफेक्टेड मी इमोशनली टुडे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, हु ट्रिगर्ड अ स्ट्रॉन्ग, व्हाट ट्रिगर्ड अ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स। याद कीजिए मेरी प्रतिक्रिया कैसी थी, हाउ डिड आई रेस्पॉन्ड, वॉज आई प्रेजेंट एंड कंसिडर्ड और रिएक्टिव और अनकॉन्शियस, व्हाट डू आई नोटिस लुकिंग बैक। अगली बार आप क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर चिंतन मनन कीजिए। देखो, कोई भी अनुभव आपके अंदर में आप आपको आगे बढ़ाना चाहिए। इतने इतने बार क्रोधित हो रहे हैं तब भी आप क्रोध को नहीं समझ पा रहे हैं। इतने इतने बार आप दुखी हो रहे हैं तब भी दुख को नहीं समझ रहे हैं। यदि आप लगातार दुखी हैं तो आप समझिए कि आप साक्षी भाव डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप ध्यानी नहीं है। आप अपने जीवन में ध्यान को जोड़िए। एक साक्षी भाव से प्राप्त व्यक्ति वो लंबे समय तक दुखी नहीं हो सकता है। बार बार तो नहीं हो सकता है। बार बार एक ही चीज के लिए दुखी हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप ध्यानी नहीं हो। आप आपने साक्षी भाव डेवलप नहीं किया। आप व्यक्तिगत जीवन में ये प्रयोग करें, परिवार के साथ करें ये प्रयोग, है ना। आप जो है अपने अंदर ये, जब इमोशनली अवेयर हो कि हम कैसे इंगेज होते हैं, कैसे एम्पैथेटिक होते हैं, अपने चारों ओर सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा करें। पता है ये मेच्योरिटी आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगी। ठीक है। जब आप नेतृत्व करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। जब आप काउंसिल करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। और आध्यात्मिक साधना तो इमोशंस के बिना हो ही नहीं सकती है। बड़ा रूखा होगा। जब आप गुरु भक्ति में, ईश्वर भक्ति में, आप भक्ति से ओतप्रोत होकर के साधना करते हैं तब साधना बनती है। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन तब होता है जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। तो ये सारी चीज आप अपने डेली रूटीन में लाइए। इमोशनल चेकिंग, कॉन्शियस पॉज, 3 ब्रेथ, डीप ब्रेथ्स बिफोर रिस्पॉन्स, ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शन। कल एक बच्ची मेरे से पूछ रही थी कि आप इमोशंस के बारे में बताते रहो लेकिन कैसे ये ना आए, हम कैसे क्रोध बार बार ना आए। हम बोले ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो बेटा, सुबह और शाम। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ही क्षमता आ जाएगी। एक्टिव लिसनर बनो। एक नाद साधक वही होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है। और एक अच्छा लिसनर ही दुनिया में आगे श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाता है। आप अपने बातचीत में कंपसनेट हो। और अगर आप इमिच्योर बिहेवियर करते हो, तुरंत तुरंत रिएक्शन करते हो, तो आप क्रॉनिक स्ट्रेस में आओगे। अनरिजॉल्व दुख मिलेगा आपको। बहुत सारे इंपल्सिव रिएक्शंस होंगे। आप फालतू में सेल्फ जजमेंट करोगे। आपकी दोस्त, आपकी साथी सब नेगेटिव हो जाएंगे। वैसे ही लोग भी आपको मिलेंगे आपको, है ना। उसके बाद जो है आपको ना तो अच्छे से रिलैक्सेशन मिलेगा, दिन भर थके रहेंगे, परेशान रहेंगे। और आप अपने दुख और घाव से निकल भी नहीं पाएंगे। जो पुराना किसी समय दुख हुआ वही घूम घूम करके आपके दिमाग में चलता रहेगा। प्रतिस्पर्धा और बहुत ओवरलोड कर लेंगे अपने आप को। तो मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं चलते चलते कि भावनाएं समस्या नहीं है, संदेश है, मां का आशीर्वाद है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वो आपका सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है।
और अवेयरनेस और रेगुलेशन सीखा जाता है, लर्न, वो प्रसाद में नहीं मिलता, जन्मजात नहीं मिलता आपको, वो सीखी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, साधना की जाती है। ये सब बातों के साथ हम आज के इस चर्चा को पूर्ण करते हैं। कल आपको हम कुछ भावना संबंधी साधनाएं भी कराएंगे। आप लोग सबको कल फिर मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद।